लेक्चर नंबर 49, टॉपिक चल रहा है हमारा एंगेजमेंट लेटर का। कल हमने एंगेजमेंट लेटर के कुछ एलिमेंट स्टडी किए थे, सारे कंप्लीट नहीं कर सके थे, वो कुछ हम बातों में लग गए थे तो कंप्लीट नहीं हो सका था। आज इसको कंप्लीट करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम कंसेप्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम कंसेप्ट जो मेरा ख्याल है कि इस दफा के पेपर में टेस्ट भी हुआ है। ऑटम कौन सा पेपर था? ऑटम 21। अब नहीं होगा तो छोड़ दें फिर। एग्जामिनर एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी रखता है पेपर में, आपको पता है? एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रेडिक्ट ना करने। हाँ, एग्जामिनर देखेगा इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी है कि नहीं है। अगर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी हुई फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्रोबेबली, मेरा भी। लेकिन अगर इसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पुअर हुई तो इसी टॉपिक में से कोई दूसरी चीज पूछ लेगा, क्योंकि सब पता होगा कि उसने स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक नहीं किया। तो इसलिए इसको ध्यान से स्टडी कीजिएगा। और वैसे भी क्या पता, हो सकता है अगली टाइम में फिर पढ़ने की जरूरत पड़ जाए, उसमें तो आ सकता है। हाँ जी, अच्छा चले, ठीक है। नहीं, स्केप्टिसिज्म, आवाज नहीं आई, चले कोई। हाँ जी भाईजान, माइक दीजिएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। पूछना भाई, नहीं पूछना कोई भी किसी जी। रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्मूला कल कहा था लेक्चर इसी। मेरे प्यारे भाई, कल हमने सबसे ज्यादा डिस्कशन ही इसके ऊपर की थी। आप कल क्लास में मौजूद थे? सो तो नहीं रहे थे? मोबाइल तो नहीं देखा आपने? आपके पास मोबाइल है ही नहीं तो क्या कर रहे थे? ना मोबाइल देखा, ना सोए, ना लेक्चर सुना समझा, तो फिर करते क्या रहे हो क्लास में? कम से कम मोबाइल तो देख लेते। बिल्कुल ही टाइम जाया कर दिया। रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड का मतलब ये है कि आप जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने जा रहे हैं, इस वक्त स्टार्ट में आपका अंदाजा क्या है? क्या आप अनमोडिफाइड रिपोर्ट देने जा रहे हैं कि कोई मॉडिफाइड रिपोर्ट देने जा रहे हैं? ये हमने बता देना है एंगेजमेंट लेटर में ही। लेकिन याद रखें ये एक्सपेक्टेड होगा, एक्चुअल में भी डिफरेंट। तो हम जहां पे एक्सपेक्टेड फॉर्म बताते हैं रिपोर्ट की, वहां पे साथ स्टेटमेंट भी ऐड करते हैं कि सर्कमस्टेंसेस चेंज होने की वजह से एक्चुअल रिपोर्ट में भी डिफरेंट। ठीक है मेरे भाई, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते। अच्छा, कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर में हमने कंटेंट्स को दो तरह से क्लासिफाई किया था, एक वो जो रिक्वायर्ड है और एक वो जो रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल्स हैं। वो हम सर्कमस्टेंसेस को देख के अंदाजा लगाते हैं। अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसी हों तो हम उन एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एलैबोरेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। देखिए, पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑडिट तो रिक्वायर्ड वाले में था, वो तो हमने लाजमी डिस्कस करना ही करना है। अगर हमें लगे कि मैनेजमेंट को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है स्कोप ऑफ ऑडिट के हवाले से, मैनेजमेंट समझ रही है ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे भी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, ठीक है, मैनेजमेंट समझ रही है ऑडिटर ऑल मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करता है। अगर हमें लगे तो क्या हमें स्कोप ऑफ ऑडिट को एलैबोरेट करना चाहिए? बिल्कुल। अब याद रखिए, केस स्टडी में अगर वो आपसे कोई ऐसी सिचुएशन दे दे, वैसे तो इसका रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है, लेकिन फर्ज कीजिए किसी इस क्वेश्चन में केस स्टडी बना दे और उसने कहा कि मैनेजमेंट को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में, तो बताइए आप एंगेजमेंट लेटर में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे? ठीक है, तो बाकी तो हमने करना ही करने हैं, बाकी तो हमने करना ही करने हैं, लेकिन इलैबोरेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट ये भी आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, स्कोप ऑफ ऑडिट में इलैबोरेट करना है ना। जैसे स्कोप ऑफ ऑडिट में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है कि उसने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को वैल्यूएट करना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज देखनी है, रीजनेबल एश्योरेंस, इसको एक्सप्लेन कर देंगे ये चीजें। स्कोप ऑफ ऑडिट का वन वर्ड मतलब ये होता है कि ऑडिटर ने किन चीजों को वेरीफाई करना है, किन चीजों पे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब ये है, आप ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, आपका स्कोप क्या है? जो आपने सिलेबस दिया है, हमारा स्कोप ही है। ठीक है, इसके लिए आप डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। उसी तरह ऑडिटर का स्कोप भी क्या होगा? अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसके स्कोप में शामिल है और 4 अदर ओपिनियंस भी उसके स्कोप में शामिल है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन शामिल नहीं है उसके स्कोप में। और अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो फिर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन देना होता है। वो अदर 4 ओपिनियंस होते हैं ना, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं आते। फिर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, याद है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? हमने पढ़ा था और आपने याद नहीं किया था जी। वो कॉर्नर वाले भाई आप बताइए इनहेरेंट लिमिटेशन। फजल भाई बताइए, फजल भाई इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या आते हैं? वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, चले पढ़ी तो हुई है ना। अगर आपने मैनेजमेंट से भी ऐसे ही पूछना है, अगर मैनेजमेंट इनहेरेंट लिमिटेशंस आपको बता देना तो फिर आपने एंगेजमेंट लेटर में नहीं लिखना,
और अगर इसी तरह अड़ती हो मैनेजमेंट ना बता सके तो फिर एंगेजमेंट लेटर में इनहेरेंट लिमिटेशन को भी ऐड कर देना। और इसी तरह इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है। अच्छा मुझे बताएं, ऑडिटर करता है ऑडिट, उसकी इनहेरेंट लिमिट ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। इनहेरेंट लिमिट इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना है मैनेजमेंट ने, क्या मैनेजमेंट अपने इंटरनल कंट्रोल पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकती है? वो भी नहीं दे सकती। ऑडिटर नहीं एब्सोल्यूट एश्योरेंस अपने काम पे प्रोवाइड कर सकता, ऑडिटर अपने काम पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो मैनेजमेंट अपने काम पे यानी इंटरनल कंट्रोल पे भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो जिस तरह इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिट की है उसी तरह इनहेरेंट लिमिटेशन इंटरनल कंट्रोल की भी है, इंटरनल कंट्रोल की भी है, लेकिन वो आप नहीं बता सकेंगे। क्यों? अभी हमने पढ़ी नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट सॉरी इंटरनल कंट्रोल हैं सही, क्योंकि हमने इनडायरेक्टली एक जगह पे पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल जितने मर्जी स्ट्रांग हो ऑडिटर ने सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने ही करने हैं, इसलिए कि इंटरनल कंट्रोल जितने मर्जी स्ट्रांग हो उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो जिस तरह इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है उसी तरह इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी है। एग्जाम में आपने गौर से क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ इनहेरेंट लिमिटेशंस का लफ्ज देख के खुश नहीं हो जाना, आगे देखना है ऑडिट की पूछ रहा है कि इंटरनल कंट्रोल की पूछ रहा है। क्लियर? ये भी हमने स्टडी करनी है, ये भी एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करना चाहें, इसका जिक्र करना चाहें कर सकते हैं। एग्रीमेंट रिगार्डिंग द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट अरेंजमेंट। अच्छा ये अजीब बात है, कैसे? हाँ उनको पहले ही बता दिया हमने कि प्लानिंग क्या है हमारी, परफॉर्मेंस क्या है, तो वो तो अलर्ट हो जाएंगे। याद रखें यहाँ पे इसकी इलेबोरेशन में स्टैंडर्ड ये कहता है आपने जो अरेंजमेंट बतानी है ना प्लानिंग और परफॉर्मेंस के हवाले से, वो ब्रॉड लेवल के बतानी है, डिटेल प्रोसीजर जो परफॉर्म करने जा रहे हैं वो नहीं बताने। जैसे इसमें इसकी वजह से हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट को बताते हैं सर हमारी 6 बंदों की टीम आएगी, उनके नाम ये हैं, वो 1 फरवरी से लेके 1 फरवरी से लेके 25 मार्च तक आपकी प्रेमिसेस पे मौजूद रहेंगे। आप काइंडली अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि उनसे कोऑर्डिनेट करें, और वो इसमें डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जिनमें आपके स्टाफ से इंक्वायरीज भी शामिल होंगी, कुछ एसेट्स की वेरिफिकेशन भी होगी, कुछ डिपार्टमेंट में विजिट भी करेंगे। ये ब्रॉड देखिए, इसमें मैंने कहीं पे भी डिटेल प्रोसीजर नहीं बताया। तो ये प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड अरेंजमेंट हम उनको बता रहे हैं ताकि वो हमें फैसिलिटेट कर सके, हमारी टीम को फैसिलिटेट कर सके। डिटेल प्रोसीजर अनप्रेडिक्टेबल रखेंगे, वो क्लाइंट को नहीं बताने। नेक्स्ट फी और बेसिस ऑफ फी। आपको याद है हमारे प्रोफेशन में 2 तरह से फीस की इजाजत है, एक लमसम फी, वो लमसम फी भी एग्री कर सकते हैं, या दूसरा फीस बेस्ड ऑन आवर्स, आर्ली रेट एग्री कर लेते हैं कि हमारे डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे काम करने वाले प्रोफेशनल्स की, पार्टनर है उसके जितने आवर्स लगेंगे हर आवर का आर्ली रेट ये चार्ज करेंगे, मैनेजर का आर्ली रेट थोड़ा कम होता है उसका भी बता देते हैं ये आवर्स चार्ज करेंगे। तो अगर लमसम फी एग्री कर लिया 10 लाख वो लिख सकते हैं, और अगर लमसम फी एग्री नहीं की आर्ली रेट पे तो फिर बेसिस ऑफ फीस हमें लिखना पड़ेगा कि हमने क्लाइंट के साथ क्या किया। फीस और बेसिस ऑफ फी में समझ आ गया आपको, लेकिन याद रखें बेसिस ऑफ फीस हमेशा नंबर ऑफ आवर्स वर्कड की बेस पे होगी। अगर आप इसे किसी और बेस के साथ लिंक करते हैं ना, जैसे प्रॉफिट के साथ, वो कंटिंजेंट फी हो जाते हैं। याद है मिस स्टेटमेंट के साथ, टैक्स सेविंग कितनी हुई उसके साथ, टाइप ऑफ ओपिनियन के साथ, फीस और बेसिस ऑफ फी क्लियर। फिर इसके बाद अच्छा कोई स्टूडेंट बता सकता है कि फीस और बेसिस ऑफ फी रिक्वायर्ड में होना चाहिए था? मेरे ख्याल में ये रिक्वायर्ड में क्यों होना चाहिए था? फीस डिसाइड होगी तो मैं करना चाहे कर सकते, क्योंकि सबको पता है कि कम अज कम ऑडिटर को उतनी फीस तो मिलेगी ही, ठीक है। तो अगर आपको करना चाहे तो कर सकते हैं, ना भी करना चाहे तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर फीस नहीं लिखी तो मिलेगी नहीं, फीस मिलेगी, लेकिन फिर कितनी, या अगर दोनों आपस में एग्री कर लें तो रीजनेबल, प्रीडिसेसर से ज्यादा भी मिल सकती है अगर दोनों पार्टी एग्री कर लें। लेकिन अगर क्लाइंट बाद में फर्ज कीजिए झगड़ पड़ता है, कहता है नहीं हमने फीस एग्री नहीं की, तो फिर कम से कम उतनी मिलेगी जितनी लास्ट में थी। एग्रीमेंट दैट मैनेजमेंट विल इन्फॉर्म ऑडिटर अबाउट सिग्निफिकेंट सब्सीक्वेंट इवेंट। सब्सीक्वेंट इवेंट आपको पता है क्या होते हैं? ये मैंने क्लास में बताया था, आफ्टर रिपोर्ट, ये रेंट के बाद, जो जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं उसके बाद। हाँ जी बिल्कुल। तो हम मैनेजमेंट से एग्री करते हैं कि वो हमें सब्सीक्वेंट इवेंट बताए, सब्सीक्वेंट इवेंट बताए, खास तौर पे वो सब्सीक्वेंट इवेंट जो आइडेंटिफाई हो रिपोर्ट के बाद, रिपोर्ट के बाद। बहरहाल उसके बारे में सब्सीक्वेंट इवेंट के बारे में डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे क्लास में। मेरा ख्याल है तकरीबन सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें सब्सीक्वेंट इवेंट का कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है, नहीं कुछ समझ, लेकिन इतना सबको पता होगा एडजस्टिंग इवेंट कौन से और नॉन एडजस्टिंग इवेंट कौन से है। क्या एडजस्टिंग इवेंट की 4 या 5 एग्जांपल बता सकता है कोई? नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एक एग्जांपल बता सकते हैं? अगर आपको ये एग्जांपल पता है तो आप तक आपने ऑडिट का सब्सीक्वेंट इवेंट के कांसेप्ट का हक अदा कर दिया।
अगर आपको पता है एडजस्टिंग इवेंट की 4 या 5 एग्जांपल्स रटा लगा, शाबाश, बिल्कुल यही रिक्वायर्ड। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट में एक एग्जांपल फायर वाली, बट ठीक। तो हम मैनेजमेंट से ये एग्री कर रहे हैं कि वो हमें सबसे, हालांकि हम खुद से भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी लगा रहे हैं कि वो भी हमें बताए। फिर एक्सपेक्टेशन दैट मैनेजमेंट विल प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन वगैरह, रिटन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही फोकस कीजिए। रिटन मैनेजमेंट विल प्रोवाइड रिटन एट एंड ऑफ एंगेजमेंट। क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन होती क्या है? मैनेजमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम रिटन फॉर्म में रिक्वेस्ट करते हैं। रिटन फॉर्म में रिक्वेस्ट कर, मैनेजमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में रिक्वेस्ट करते हैं कुछ मैटर्स के ऊपर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसे कहते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन। ये स्टैंडर्ड ये कहता है, ये एट द एंड ऑफ द ऑडिट आपको ब्रेन करना चाहिए ताकि सारे मामला एक दफा आपकी नजर से गुजर जाए। जिस मामले में आपने रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेनी है वो लिख के एक ही दफा ले। अगर दरमियान ऑडिट के दरमियान में रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे ना, वो मना नहीं करते इसे, लेकिन रिकमेंड भी नहीं करते। वो कहते हैं हो सकता है आपने 18 तारीख को रिटन रिप्रेजेंटेशन ली, 30 तारीख तक मजीद कोई 2-3 मामला आ जाए, फिर दोबारा रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए जाएंगे। वो CFO CO बैठा तब जाएगा, वो कहेगा 2 हफ्ते पहले तो रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया, दोबारा आ गया। तो बेहतर यह है कि एक ही दफा ले, लेकिन कब? एट द एंड ऑफ द ऑडिट, ताकि सारे मामला, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट नहीं, आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट भी नहीं। ये जहन में रखा कि इसने केस स्टडी में 2-3 दफा कंसेप्ट याद किया है, ये 2-3 दफा कंसेप्ट पूछा है। एक दफा उसने कहा कि रिपोर्ट से हफ्ता पहले रिटन रिप्रेजेंटेशन ले ली, क्या ठीक किया? हमने कहा। एक दफा उसने कहा रिपोर्ट साइन होने के हफ्ता बाद रिटन रिप्रेजेंटेशन ली, हमने कहा भाई रिपोर्ट साइन होगी, अब क्या फायदा, अब तो चेंजिंग ही नहीं हो सकती कोई अगर करने की जरूरत पड़े। इसीलिए रिटन रिप्रेजेंटेशन कब हमने ऑब्टेन करनी, तो हम मैनेजमेंट को स्टार्ट में पक्का कर रहे हैं कि भाईजान ये ना हो हम सारा ऑडिट कर लें, एंड पे आपसे कहे रिटन रिप्रेजेंटेशन दो और आप कहें हमने रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं देने, वो फिर स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी, उसका इफेक्ट परवेसिव होगा, हमने विड्रॉ करना होगा इफ पॉसिबल प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं भाई अगर विड्रॉ करवाना है ना तो अभी बता दो, अभी बता दो, अभी करना है। ये देखिए रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन एंगेजमेंट लेटर में इसका जिक्र करना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचे ना तो जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने इधर लिखी थी ना रिक्वायर्ड में, उनमें उस ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो असल में ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात है ये भी, और रिटन रिप्रेजेंटेशन वाली बात है ये भी, वो उस इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करने वाले पॉइंट में ऑलरेडी कवर हो जाती है, कवर हो जाए। लेकिन चूंकि ये ज्यादा अहम है, रिटन रिप्रेजेंटेशन भी और सब्सिक्वेंट इवेंट भी, और इसके ऊपर पूरा हमारा चैप्टर भी है, इसीलिए उसने खास तौर पे ये कहा, खास तौर पे कहा कि इसको अगर आप समझे कि मजीद एलैबोरेट, मजीद पक्का करने की जरूरत है तो वो कर दें। रेफरेंस टू एनी अदर कम्युनिकेशन, क्या ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट के अलावा कोई मैटर्स कम्युनिकेट करता है? क्या ऑडिटर्स ऑडिट रिपोर्ट के अलावा कोई मैटर कम्युनिकेट करता है, कोई चीज कम्युनिकेट करता है? बता सकते हैं क्या और किसको? डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट लेटर के जरिए से वो कम्युनिकेट करता है। और समटाइम नहीं, ये ना काफी है। तो अगर मैनेजमेंट को जी मिस स्टेटमेंट भी मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो असल में एक तरह से ऑडिट का ही हिस्सा समझा जाता है। इंटरनल कंट्रोल वीकनेस तो लहदा से रिपोर्ट दे रहा ना, तो अगर कोई अदर कम्युनिकेशन ऑडिट के अलावा भी, ऑडिट रिपोर्ट के अलावा आप कोई भी कम्युनिकेशन करनी है आपने, उसको यहाँ पे रेफरेंस दिया जा सकता है। इसकी एग्जांपल ब्रैकेट में लिख दीजिए, जैसे मैनेजमेंट लेटर ऑडिटर कम्युनिकेट करता है। फिर एग्रीमेंट कंसर्निंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रीडिसेसर ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर, एक्सपर्ट। ये आपको बताया था ना, 4 ऐसे लोग हैं, फरिश्ते हैं 5, जो कि ऑडिट में हमारी टीम का हिस्सा नहीं होते लेकिन हमारी हेल्प करते हैं। इन प्रीडिसेसर ऑडिटर, एक्सपर्ट, इंटरनल ऑडिटर, लॉयर एक्सपर्ट में आ जाता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, शाबाश। ये एक था प्रीडिसेसर ऑडिटर, एक कंपोनेंट ऑडिटर, एक्सपर्ट, इंटरनल ऑडिटर, क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा आप सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, क्या मैनेजमेंट इस पे एतराज कर सकती है कि हमने तो आपको ऑडिटर अपॉइंट किया और आप हमारी इंफॉर्मेशन आगे मजीद लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं? तो इसकी परमिशन लेने की जरूरत है। तो इसलिए अगर आप समझते हैं ना कि मैनेजमेंट एतराज कर सकती है तो अभी एंगेजमेंट लेटर में इस इशू को डाल दें। अगर मैनेजमेंट एतराज करना है तो भी कर लें, ये ना बाद में हम एक्सपर्ट को एंगेज करने लगे और मैनेजमेंट इजाजत ही ना दे। ठीक है, हो सकता है ना। कंपोनेंट ऑडिटर ये कौन है? कंपोनेंट ऑडिटर, ये बताया नहीं था कंपोनेंट, बांग्लादेश में, यूएसए में कोई ब्रांच है, हमारे क्लाइंट की कोई ब्रांच किसी दूसरे कंट्री में है, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन खुद जाके उसको वेरीफाई कर लें,
और दूसरी ऑप्शन वहां के लोकल ऑडिटर से कहें कि आप प्रोसीजर परफॉर्म करके सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर दें। तो अगर पहले वाला सही है, चलें ठीक है, फिर आपको भेजते हैं अफगानिस्तान। तो अगर खुद चले जाते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वहां के किसी लोकल ऑडिटर को एंगेज करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? कंपोनेंट ऑडिटर। कंपोनेंट ऑडिटर है वो ऑडिटर जो कंपोनेंट्स का ऑडिट करता है। और कंपोनेंट का मतलब क्या है? क्लाइंट की कोई ब्रांच, कोई हिस्सा, कोई बिजनेस एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही हो। क्लियर है? फिर इसके बाद रेफरिंग टू फर्दर एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड एंटिटी। अगर हमारे क्लाइंट ने हमसे ऑडिट के साथ साथ रिव्यू भी करवाना है या कोई और नॉन इंश्योरेंस सर्विस, तो वो भी एंगेजमेंट लेटर में ही ऐड की जाए, यानी ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ही अदर सर्विसेज को भी एग्री किया जा सकता है। प्रैक्टिस में जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होते हैं ना लिस्टेड कंपनीज के, लिस्टेड कंपनी के लिए याद रखें एनुअल ऑडिट करवाना भी जरूरी है पूरे साल का, और 6 महीने के बाद हाफ ईयरली रिव्यू कराना भी जरूरी है। जिस साल का ऑडिट होता है उसी साल का रिव्यू नहीं होता। यानी फर्ज कीजिए अगर ये पूरा 1 साल है, ये दरमियान में 6 महीने हैं, तो इतने हिस्से का होगा रिव्यू और पूरे साल का होगा ऑडिट। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर पहले ऑडिट करेगा पूरे साल का फिर रिव्यू करेगा, या पहले पूरे साल का रिव्यू करेगा फिर पूरे साल का ऑडिट करेगा? दोनों ही नहीं करेगा। 6 महीनों का सिर्फ रिव्यू और ऑडिट करेगा। तो अगर आप ऑडिट के साथ रिव्यू भी कर रहे हैं तो रिव्यू की भी टर्म्स को यहीं पे एग्री किया जा सकता है, और प्रैक्टिस में एक ही एंगेजमेंट लेटर में किया जाता है, कम से कम हमारी फॉर्म में इसी तरह किया जाता है। अब यहाँ पे अच्छा आप ये चाह रहे हैं इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं? अभी समझा देते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरा पहला क्वेश्चन मुझे ये बताइए, रिव्यू में काम ज्यादा होगा कि ऑडिट में? रिव्यू में काम कम होगा। इसकी एक रीजन तो ये है कि ये 12 महीनों का ऑडिट, रिव्यू 6 महीनों का। एक दूसरी रीजन दिया कि इसमें एश्योरेंस लेवल मॉडरेट होता है, प्रोसीजर कम होते हैं। यानी जब मैं अच्छा ये समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा, मैंने 30 जून तक का रिव्यू कर लिया, अब 31 दिसंबर पे ऑडिट करने के लिए गया, क्या रिव्यू में जो मुझे एविडेंस अदर एंगेजमेंट से जो मुझे एविडेंस मिला, प्रीवियस एंगेजमेंट से जो मुझे सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए, उनको मैं ऑडिट में यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल प्रीवियस एंगेजमेंट से, यानी यहाँ पे जो मैंने एविडेंस कलेक्ट किया होगा उसी ऑडिट में भी यूज कर सकता हूं, प्रोवाइडेड वो रेलेवेंट हो। अच्छा आप जरा गैस करके मुझे बताइए, जब हम ऑडिट करने के लिए जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस सेकंड फेज पे फोकस कर रहे होंगे कि फर्स्ट फेज पे ऑडिट में फर्स्ट फेज पे भी कुछ ना कुछ काम करेंगे? हाँ, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर अभी आपने कहा कि रिव्यू का काम ऑडिट में यूज हो सकता है एविडेंस, तो रिव्यू तो हमने ऑलरेडी 6 महीनों का कर लिया हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ पे काम कम किया था, लेवल ऑफ एश्योरेंस बढ़ाना है, तो इस एरिया में भी आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसमें तो 0 से काम करना पड़ेगा ना, इसमें आपको समय 30-40 से काम बढ़ाना पड़ेगा अपना। हाँ, क्या ये दोनों काम एक ही ऑडिटर करता है? यस, एक ही ऑडिटर करता है, इसीलिए एक ही एंगेजमेंट लेटर में दोनों चीजें एग्री हो जाती हैं लिस्टेड कंपनी के केस में। रिव्यू नॉर्मली 6 महीने के लिए पाकिस्तान में चलता है। ओ छोड़ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नहीं थी, वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस की थी, उसको छोड़े। उसके साथ ही आपको ऑडिट बोर्ड भी नजर आ जाएगी, वो पूरे साल की होगी। हाँ वो हाँ सिर्फ है जी। कंपनी ऑडिट करवा रही है तो उसी साल के 6 महीनों का रिव्यू भी करवा। आपने बैंक में अकाउंट खोला है, साल के जेब में 50 रुपए भी नहीं, आपने उसकी जेबों की तलाशी क्यों ली? अगली बात इधर देखें मेरी तरफ, और अगली बात समझ आए जो मैं बैंक में अकाउंट खुलवाया, साल के बाद बैंक वाला बैंक स्टेटमेंट भेजता है, लेकिन हर महीने भी भेज रहा होता है ईमेल के जरिए। जब साल के बाद पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट भेज ही रहा है, हर महीने क्यों भेजता है? टाइमली बेसिस पे पता चलता जाए कि मसला तो नहीं है। तो जब साल के बाद पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवा के शेयर होल्डर को भेजना ही है, तो 6 महीने के बाद क्यों भेज रहे हैं रिव्यू करवा के? ताकि टाइमली बेसिस पे इन्वेस्टर को पता चल जाए कि क्या हो रहा है। और इवन 6 महीने क्या 3 महीने के बाद की रिक्वायरमेंट भी है पाकिस्तान में, क्वार्टरली। आपने शायद लॉ में पढ़ा होगा, क्वार्टर मकसद सिर्फ एक ही है कि इन्वेस्टर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है जी, ये आखिरी पॉइंट मैं कवर कर लूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन। लास्ट, ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ऑडिट वर्किंग पेपर टू अदर पार्टीज।
ये तो एक सिंपल कंसेप्ट, एक इसमें ट्विस्ट भी है। पहले सिंपल कंसेप्ट, अगर ऑडिट वर्किंग पेपर किसी और पार्टी को प्रोवाइड करने हैं तो उसका जिक्र कर दिया जाएगा, उसका जिक्र कर दिया। ये बात समझ आ गई? अच्छा मुझे बताइए, क्या ऑडिटर अपनी मर्जी से किसी को वर्किंग पेपर शेयर कर सकता है? क्लाइंट की रजामंदी शामिल है। क्यों भला? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अगली बात सुने, अगर क्लाइंट कहे और ऑडिटर ना माने, क्या फिर वर्किंग पेपर थर्ड पार्टी को शेयर किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। लीगल रूलिंग, लीगल पॉइंट ये है, वर्किंग पेपर्स का ओनर ऑडिटर होता है, तो ऑडिटर की ओनरशिप में। लेकिन लॉ ने साथ ही साथ ये कह दिया कि वर्किंग पेपर्स का ओनर ऑडिटर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे बेच दे या जब चाहे डिस्पोज कर दे, नहीं, ये उसने संभाल के रखने हैं और थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करने। इसीलिए वर्किंग पेपर जब तक दोनों पार्टीज एग्री ना कर जाएं, क्लाइंट भी और ऑडिटर भी, दोनों पार्टी, वर्किंग पेपर थर्ड पार्टी को नहीं शेयर किया। इसीलिए अगर हमारे क्लाइंट ने कि थर्ड पार्टी को शेयर करवाने तो हमें पहले बताएगा, ये पहले एग्री कर लिया। क्लियर? ये वर्किंग पेपर उन्हीं को कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग, जिस पे ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं, जिस पे ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर परफॉर्म किए होते हैं, वो वर्किंग पेपर या डॉक्यूमेंट्स होता है। सब दोनों में से किसी ने भी करना है। अगर दोनों में, बाज़ औक़ात हम प्रीडिसेसर ऑडिटर होते हैं और हमें जो नेक्स्ट इनकमिंग ऑडिटर है उसकी रिक्वेस्ट आती है, 2 दफा रिक्वेस्ट आती है। एक तो स्टार्ट में जब एनओसी प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, एक दफा बाद में भी कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं ओपनिंग बैलेंस के हवाले से जिनका एविडेंस हमारे पास होता है, तो इनकमिंग ऑडिटर कहता है सर जी ये इशू जो है ना, ये बैंक लोन लिया था पिछली दफा, जरा हमारे साथ शेयर कीजिए क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थी, क्या डिटेल थी। तो हम चाहे प्रीडिसेसर ऑडिटर हैं, क्या हम क्लाइंट उसके साथ शेयर कर सकते हैं? क्लाइंट से करें, बिल्कुल हाँ जी, ठीक है जी। इसी तरह सम टाइम ऐसा होता है क्लाइंट का बैंक उसे कहता है कि मैं आपको लोन तो दे दूंगा, लेकिन ये रेंट पे जो आपकी इन्वेंट्री की डिटेल थी ना, इन्वेंट्री की एक तो टोटल फिगर बैलेंस शीट में आ रही होती है, लेकिन इन्वेंट्री की सारी डिटेल के हर साइड पे आपकी कितनी इन्वेंट्री, वो वर्किंग पेपर में मुझे जरा उससे सफा ले दे, तो या थर्ड पार्टी हमसे, तो वो हमारी मर्जी होगी तो फिर हम क्लाइंट को शेयर करेंगे, वरना नहीं। यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर वर्किंग पेपर किसी भी थर्ड पार्टी को शेयर करने हैं ना, तो एंगेजमेंट लेटर में एग्री कर दिया जाए तो बेहतर है। अच्छा ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें एंगेजमेंट लेटर में अगर आप ना भी एग्री करें ना तो बाद में भी हो सकती हैं। यानी अगर हमने एंगेजमेंट लेटर में वर्किंग पेपर प्रोवाइड करने की बात नहीं की, हमने एंगेजमेंट लेटर में एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की बात नहीं की, तो बाद में भी एक्सपर्ट हो, इसका ये मतलब एक्सपर्ट अपॉइंट नहीं हो सकता, वो दोनों पार्टीज बाद में आपस में एग्री कर लें, क्लाइंट के सर मुझे कोई इतराज नहीं है, तो भी हो सकता है। लेकिन एंगेजमेंट लेटर में लिख देना इसलिए बेहतर होता है बाद में झगड़ा ना हो, बाद में मसले मसाइल हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप रिक्शे में बैठे, घर से कॉलेज के लिए रिक्शे में बैठे, सम टाइम आप पहले फीस एग्री कर लेते हैं, सम टाइम नहीं करते, लाजमी तो नहीं है ना, लाजमी तो नहीं है, लेकिन बेहतर क्या है पहले एग्री, बाद में झगड़ा ना हो। क्या आप ऐसे देने लगते, क्या कहता है रहने दो क्या कहा इसमें, यही नहीं कहा, यही नहीं कहा नहीं। आगे अच्छा इसका मतलब है आगे मजीद क्वेश्चन कोई नहीं आपका। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। जो मैंने क्या कहा था सबसे अहम इस चैप्टर में, सबसे अहम कंसेप्ट है क्या? मैनेजमेंट रिक्वेस्ट टू चेंज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। यहां पे हमने सेंड कर दिया, एंगेजमेंट लेटर सेंड कर दिया क्लाइंट को। 2 महीने बाद क्लाइंट हमारे पास आया और कहने लगा कि सर जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री की थी आपने हमारे साथ वो चेंज कर दीजिए। क्या एक दफा मैनेजमेंट के साथ टर्म्स एग्री हो जाएं बाद में चेंज हो सकता है? क्या एक दफा मैनेजमेंट हमारे साथ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री कर ले बाद में ये चेंज हो सकती हैं? हो सकती है, लेकिन याद रखें ऑडिट में कोई चीज ऐसी नहीं है जो चेंज ना हो सकती हो। एंगेजमेंट लेटर भी चेंज हो सकता है, हमारा ऑडिट प्लानिंग भी चेंज हो सकती है, रिस्क असेसमेंट भी चेंज हो सकती है, ऑडिटर भी चेंज हो सकता है। इवन एक्सट्रीम एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट भी एक दफा इशू कर दी जाए बाद में रिवाइज हो सकती है। तो जब हर चीज सब्सिक्वेंट इवेंट, जब हर चीज रिवाइज हो सकती है तो क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज हो सकती? लेकिन याद रखें हर चीज रिवाइज होने की रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। बैठे बैठे चीजें रिवाइज नहीं होते, रीजनेबल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो आईफैक ने रिसर्च की कि क्लाइंट हमें जब आके कहता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करो तो रीजंस क्या होती हैं उसके पास। मोर देन 90% केसेस में क्लाइंट ये 3 कॉमन रीजंस बताते हैं, इसीलिए उसने इनको स्टैंडर्ड का हिस्सा बना दिया। उसने कहा जब कभी आपके टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एग्री हुई है क्लाइंट के साथ
फिर एग्री होने के बाद महीने, 2 महीने, 3-4 महीने बाद क्लाइंट आपके पास आए, याद रखें एंगेजमेंट लेटर साइन हो चुका है और अभी ऑडिट चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, अगला साल नहीं आया, ठीक है। एक सिचुएशन में उसने कहा था कि साल कंप्लीट हो जाए, अगर ऑडिट हो गया, अब अगला ऑडिट शुरू कर रहे हैं, अब एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ये कंसेप्ट और था, ये चेंज नहीं, ये चेंज है ड्यूरिंग एंगेजमेंट। और इसमें याद रखिए मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रही है, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। मैनेजमेंट हमारे पास आई, ड्यूरिंग हम काम कर रहे थे, ऑडिट कर रहे थे, मैनेजमेंट हमारे पास आई, हमने कहा जी बताइए, उन्होंने कहा सर आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो हमने एग्री किया वो चेंज कर लें। हम क्या कहेंगे उससे, सबसे पहले हम कहेंगे रीजनेबल जस्टिफिकेशन, हम कहेंगे वजह बताओ, रीजन क्या है, क्यों। वो तीन रीजन कौन सी होंगी, ये जरा एग्जांपल के साथ समझ लें। पहली हो सकता है और इसमें से आपने खुद बताना है कौन सी रीजन आपको वैलिड लग रही है और कौन सी वैलिड नहीं लग रही, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपने बताना, आप बताएंगे तो अगला कंसेप्ट अनलॉक होगा, वरना यहीं पे इसको दोबारा समझाऊंगा मैं। रीजन गौर से सुनिए, हमने क्लाइंट से पूछा क्यों टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्यों चेंज करवाना चाहते हो, क्यों रिवाइज करवाना चाहते हो, उसने कहा सर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई हैं। हमने कहा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, सर्कमस्टेंसेस क्या चेंज हुई हैं। उसने कहा सर असल में पहले हमने बैंक से लोन लेना था, बैंक ने कहा था ऑडिट करवा के लाओ, तो इसीलिए हमने आपके साथ टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एग्री की थी। अब हमने फैसला किया है बैंक से लोन नहीं लेंगे, हम फर्दर शेयर्स इशू करेंगे और उसके लिए हमारी एग्जिस्टिंग मेजर शेयर होल्डर से बात हो गई है, वो खरीदने को तैयार है शेयर्स, तो अब लोन की जरूरत ही नहीं, लोन की जरूरत नहीं तो ऑडिट की जरूरत भी नहीं, बराए मेहरबानी आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज कर लें। ये समझ आई बात की। अच्छा यहाँ पे चेंज से क्या मुराद है, क्लाइंट आके सीधा हमें ये नहीं कहता कि हम काम खत्म कर लें, क्योंकि हम कहेंगे हम तो काम कर चुके हैं, हमें पैसे दीजिए। क्लाइंट ये कहता है कि देखिए अगर क्लाइंट पूरा ऑडिट करवाए वो भी गलत है, क्यों, अब उसको जरूरत ही नहीं है, और अगर एंगेजमेंट एज इट इज छोड़ दी जाए ये भी गलत है ऑडिट फर्म के लिए, वो कुछ ना कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर चुकी है, काम शुरू कर चुकी है, इसलिए दरमियानी रास्ता निकाला जाता है प्रैक्टिकली, या तो इसको चेंज कर दिया जाता है ऑडिट को रिव्यू एंगेजमेंट में, लोअर लेवल एश्योरेंस एंगेजमेंट में, या नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि मैनेजमेंट का काम भी हो जाए और ऑडिट फर्म को भी नुकसान हो। चेंज इन सर्कमस्टेंसेस समझ आ गई। वो कह सकते हैं कि सर ये अब आप ऑडिट ना करें, आप सिर्फ बुक कीपिंग का काम कर लें, या हमें सिर्फ अब आपने काम जितना कर लिया सो कर लिया, हमें हमारे सिस्टम में अगर आपको कोई वीकनेस नजर आई है वो हमें रिपोर्ट बना के दे दें, हमारे काम आ जाए आपकी फाइंडिंग्स। दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग, हमने कहा भाई अभी तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री किए थे, क्यों चेंज करने के लिए आ गए हो। दूसरी रीजन जो नॉर्मली क्लाइंट देते हैं, कहते हैं सर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी अबाउट नेचर ऑफ सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड, मतलब क्लाइंट कहता है सर मैंने आपसे कहा था ऑडिट कर, असल में ना हमें खतरा, हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थी हमारा परचेज मैनेजर सप्लायर के साथ मिलके ओवर इनवाइसिंग के जरिए से कमीशन बना रहा है। ये फ्रॉड करने का एक तरीका होता है, परचेज मैनेजर सप्लायर्स के साथ मिलके ओवर इनवाइसिंग करके, यानी जो चीज मार्केट में 10 रुपए की मिल रही है 12 रुपए का एग्रीमेंट कर ले। तो हम ये चाह रहे थे उसके फ्रॉड के बारे एविडेंस इकट्ठा करें, वेरिफिकेशन करें परचेजेस की, तो हम समझते थे ऑडिटर ये काम करता है, इसलिए हमने कहा था ऑडिट करें। वो तो हमें बाद में पता चला आपकी टीम सेल्स को भी चेक करने पहुंच गई है और पेरोल को भी चेक करने पहुंच, हमने कहा ऑडिट में तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं, तो कहा नहीं सर हम सिर्फ एक ही चीज चाह रहे थे, परचेज। तो हमने कहा भाई उसको ऑडिट तो नहीं कहते, उसका तो नाम दिया जाता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कि जो स्पेसिफिक प्रोसीजर पर पूरा ऑडिट नहीं करना, स्पेसिफिक क्लाइंट जो प्रोसीजर पर कहे वो, और वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो क्लाइंट ने कहा सर वही एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। हमने कहा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, क्लाइंट ने कहा सर देखिए आपने तो ऑडिट में पढ़ा ना, आपको तो पता था ऑडिट में और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में फर्क है। ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट है जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है। मैंने ऑडिट नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता था, इसलिए गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई और मैंने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के बजाय ऑडिट का लफ्ज बोल। अब बराए मेहरबानी अब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, अब आप सिर्फ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परचेजेस पे परफॉर्म करें। क्लियर हो गई ये दूसरी रीजन। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर नॉन एश्योरेंस, क्योंकि इसमें क्लाइंट के कहने पे जो क्लाइंट कहता है वही काम करते हैं, उसने ऑडिटर की ड्यूटी नहीं पड़ी होगी, क्लाइंट ऐसा। अच्छा आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं, आप कहने ऑडिटर की ड्यूटी या स्कोप पढ़ना तो दूर की बात है। हमारा एक क्लाइंट था, गवर्नमेंट क्लाइंट था, बड़ा बैंकिंग सेक्टर का क्लाइंट था, उसका CFO
उसकी क्वालिफिकेशन पता क्या थी? MSc स्टैटिस्टिक्स। और उसने अपने साथ एक बंदा असिस्टेंट रखा हुआ था जिसको थोड़ा बहुत काउंटिंग का नॉलेज था। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था। अब ऐसा बंदा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा, या ऐसे बंदे का नॉलेज अकाउंटिंग ऑडिट स्टैंडर्ड के बारे में क्या होगा? उसको ऑडिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर की बात, शायद ये भी पता ना हो कि ऑडिट होता क्या है। तो प्रैक्टिस में आपको हर तरह का क्लाइंट मिलता है। तीसरी मिसअंडरस्टैंडिंग, तीसरी रीजन, जब क्लाइंट हमें कहेगा कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करते हैं, हम ऑडिट कर रहे हैं, हमने हमारा सीनियर जो क्लाइंट की प्रेमिसेस में मौजूद है उसने कहा सर ये 10 वाउचर निकाल दें, क्लाइंट ने उसे 8 वाउचर निकाल के दे दिया। फिर कहा सर बाकी के आपको अगले हफ्ते मिल जाएंगे। 2 हफ्ते गुजर गए, 2 वाउचर नहीं मिला। सीनियर ने फिर कहा सर वो 2 वाउचर पेंडिंग, उसने 2 वाउचर निकाल दिया। सीनियर ने मैच किया तो मांगे कोई और वाउचर थे, उसने दिए कोई और वाउचर। सीनियर ने कहा ये वो वाउचर तो नहीं है। उन्होंने कहा सर कोई बात नहीं, आपने 10 की गिनती पूरी करनी है ना, 8 हो गए हैं, 2 ये कोई और चेक कर लें, वो नहीं मिले तो। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम सैम्पलिंग पे काम करते हैं लेकिन सैम्पलिंग की सैम्पलिंग नहीं करते। सैम्पलिंग जो एक दफा सैंपल सिलेक्ट कर लिया तो सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने और वही सैंपल को नहीं बदलना। हमने कहा वही सब। उसने कहा अच्छा, फिर चला गया। उसने कहा 3 दिन बाद आपको मिल। 3 दिन बाद हमने पूछा, उसने कहा सर वो बोरियो में कहीं दूर वाउचर पड़े हुए हैं, हमारी टीम ढूंढ रही है, जब मिलेगी आपको दे देंगे। हफ्ता 10 दिन और गुजर गए, ना हमारे टीम मेंबर ने वाउचर मांगना छोड़ा और ना ही क्लाइंट ने बहाने बनाना छोड़ा। तंग आके क्लाइंट हमारे मैनेजर के पास पहुंच गया, कहने लगा सर मैंने ये सुना है कि आप तो ऑडिट कर रहे हैं ना, एक रिव्यू भी होता है, जरा ऑडिट और रिव्यू में फर्क तो बताइए मुझे। हमने कहा नो प्रॉब्लम, ऑडिट और रिव्यू दोनों एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, रिव्यू में लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। ऑडिट में प्रोसीजर ज्यादा होते हैं, रिव्यू में प्रोसीजर कम होते हैं। ऑडिट में हम पॉजिटिव फॉर्म का कंक्लूजन देते हैं, रिव्यू में नेगेटिव फॉर्म का कंक्लूजन देते हैं। फ्राइडे का बस सर समझ आ गई, ऑडिट में ज्यादा प्रोसीजर, रिव्यू में कम, यही बताया ना। मैंने कहा सर अगर ऑडिट में 10 प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, रिव्यू में कितना करेंगे? हमने कहा ये वैसे तो रिस्क असेसमेंट पे डिपेंड करता है, नॉर्मली 6-7 करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। उन्होंने कहा बस बन गई बात। अब आप ऐसा कीजिए, ऑडिट को रिव्यू में कन्वर्ट कर दें और फौरी तौर पे अपने सीनियर से कहें हमसे मजीद इंफॉर्मेशन ना मांगे। कह सकता ना क्लाइंट। यह रिस्ट्रिक्शन ऑन, क्या इसमें लग रहा है हमें कि क्लाइंट हमारे स्कोप को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, ये 3 रीजन मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दी। क्लियर? पहली रीजन क्या थी? चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। कौन सी एग्जांपल बताई? बैंक वाली। दूसरी थी मिसअंडरस्टैंडिंग, कौन सी? परचेज मैनेजर जो फ्रॉड करा हुआ। तीसरी रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, जिसमें वाउचर नहीं दे रहे। बताइए, पहले में आपको रीजनेबल जस्टिफिकेशन लग रही है, दूसरे में रीजनेबल जस्टिफिकेशन लग रही है, तीसरे में रीजनेबल जस्टिफिकेशन। एग्री करते हैं सारे इससे? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं, सबसे पहले मैं बताते हैं वो सर्कमस्टेंसेस जिनमें क्लाइंट हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है चेंज इन टर्म्स, वो ये सर्कमस्टेंसेस होगी 3। फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं जब कभी क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट करे, आपने देखना है रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं। अगर तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो आप चेंज को एक्सेप्ट कर ले। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो चेंज को, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है चेंज को एक्सेप्ट। क्लाइंट हमारे पास इन 3 सिचुएशन, ये 3 रिक्वेस्ट 3 सर्कमस्टेंसेस में आएगा और हमसे क्या कहेगा? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर ले। क्या हम फौरी चेंज कर लेंगे? हमने क्या देखना है? रीजनेबल जस्टिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, पहले 2 सिचुएशन में रीजनेबल जस्टिफिकेशन है और थर्ड सिचुएशन में रीजनेबल जस्टिफिकेशन। अब कंसेप्ट आगे चल रहा है हमारा। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या करना है? रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो क्या करना है? लॉजिकली चलेंगे, समझ आता रहेगा। अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, ऑडिटर चेंज को एक्सेप्ट करता है, क्या किया जाएगा? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रिवाइज किया जाएगा। अब जो प्रोसीजर पर, यानी ऑडिट से रिव्यू पे आ जाएंगे या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर पे आ जाएंगे, टर्म्स को रिवाइज कर लिया जाएगा। अब जो प्रोसीजर मजीद परफॉर्म किए जाएंगे वो ओरिजिनल एंगेजमेंट के मुताबिक परफॉर्म किए जाएंगे, रिवाइज के मुताबिक। अब जो रिपोर्ट इशू की जाएगी ओरिजिनल एंगेजमेंट के मुताबिक की जाएगी कि रिवाइज के मुताबिक। यानी अब ऑडिट रिपोर्ट नहीं, रिव्यू रिपोर्ट इशू की जाएगी, या एश्योरेंस रिपोर्ट नहीं, नॉन एश्योरेंस रिपोर्ट इशू की जाएगी। अब जो रिवाइज रिपोर्ट होगी उसमें ओरिजिनल एंगेजमेंट को रेफर किया जाएगा, ओरिजिनल प्रोसीजर को रेफर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ रिवाइज हो गया। तो जो काम हमने करना है रिवाइज एंगेजमेंट जी, फीस भी रिवाइज हो। एक चैप्टर सिर्फ कहा है मैंने, उसमें आपने फीस के बारे में सोचना है, बाकी किसी चैप्टर में फीस के बारे में नहीं सोचना। किस चैप्टर में कहा फीस के बारे में?
बाकी हर चैप्टर में फीस इररेलेवेंट है, फीस छोटा इशू है, इररेलेवेंट, इमटेरियल। रिपोर्ट फिर से बताइए, अगर चेंज रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो क्या होगा? ऑडिटर चेंज को एक्सेप्ट कर लेगा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज होंगी, प्रोसीजर रिवाइज, टर्म्स के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे, जो रिपोर्ट इशू की जाएगी नहीं होगी उसमें ओरिजिनल एंगेजमेंट या उसके प्रोसीजर को रेफर। क्लियर? अब क्या पढ़ना है? अगर चेंज, अच्छा आप बताइए उधर देखे बगैर, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो पुरानी एंगेजमेंट ही कंटिन्यू करेगी। क्लाइंट इतना शरीफ होगा कि आपको कहे अच्छा आपने मेरी बात नहीं मानी, चले अपनी चला ले। मे भी ना हो, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा इतना शरीफ, और हमें काम नहीं करने देगा। अगर हमें काम नहीं करने देगा तो वो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर चेंज रीजनेबल नहीं है, ऑडिटर चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, फिर ऑडिटर क्या करेगा? कंटिन्यू ओरिजिनल एंगेजमेंट। अगर क्लाइंट इजाजत दे दे ठीक, अगर ओरिजिनल एंगेजमेंट को कंटिन्यू करने की इजाजत नहीं देता, यानी क्लाइंट कहता है कि मेरी मर्जी आपने नहीं मानी, अब आपकी मर्जी भी नहीं चलेगी। अगर क्लाइंट ओरिजिनल एंगेजमेंट कंटिन्यू करने की परमिशन दे, फिर क्या होगा? ये जिसका इफेक्ट क्या है, क्योंकि पूरी एंगेजमेंट ही ना परफॉर्म करने दी, क्या करेंगे? विड्रॉल। जब कभी स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट इफेक्ट परवेसिव हो, क्या करते हैं? विड्रॉल इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाएगा। अच्छा बताइए, इस सिचुएशन में जब विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन होगी? ऑडिट रिपोर्ट पे की ऑडिट मैटर नहीं आएगा और अदर मैटर पैराग्राफ भी आएगा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो आएगा ही आएगा, अदर इम्प्लीकेशंस भी है। एक इन्होंने शाबाश अच्छा पॉइंट उठाया कि की ऑडिट मैटर नहीं आएगा, और हाँ, और दूसरा क्या होगा? हाँ, अदर मैटर पैराग्राफ भी आएगा। अदर मैटर पैराग्राफ किस वजह से आएगा? एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों विड्रॉ नहीं किया। ये अदर मैटर पैराग्राफ एग्जांपल में पढ़ा था ना, जब ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा हो, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है और इफेक्ट परवेसिव है, तो ये बताने के लिए कि क्यों विड्रॉ नहीं किया, अदर मैटर। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। वन दफा एंगेजमेंट लेटर सेंड कर दिया, देखिए क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है। वो ये भी कह सकता है कि आपने एंगेजमेंट लेटर साइन कर लिया और 4 दिन के बाद क्लाइंट आ गया रिवाइज करने के लिए। क्लाइंट का मूड है ना, कभी भी बदल सकता है, हो सकता है वो 4 महीने बाद आए। कंसेप्ट यह है कि एंगेजमेंट लेटर एग्री होने के बाद और ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले किसी भी वक्त क्लाइंट आ सकता है हमारे पास और कह सकता है टर्म चेंज करो। हमने कभी भी एज इट इज डिसीजन नहीं करना यस या नो का, हमने रीजनेबल जस्टिफिकेशन, हमारा डिसीजन रीजनेबल जस्टिफिकेशन में डिपेंड करेगा। सर बिल्कुल एंड पे आए सर के इसके सुबह नॉट शो सर कमेंट करता हूं सर कुछ तो फॉर्म क्या होगा उसको रजिस्टर करने के लिए तो फॉर्म एंगेजमेंट लेटर एग्री हुआ, सारा ऑडिट कर लिया, एंड पे 2-3 दिन रह गए, क्लाइंट हमारे पास टर्म्स को चेंज करवाने के लिए आ गया। सुन का क्वेश्चन बता रहा हूँ, चेंज आने क्यों नहीं देंगे? चेंज रीजनेबल है, चेंज रीजनेबल है तो क्या करेंगे? रीजनेबल है तो एक्सेप्ट करेंगे। और अब हमारे सारे प्रोसीजर जो पिछले परफॉर्म किए थे, क्योंकि यहाँ पे यही कह रहा है कि जो प्रीवियस प्रोसीजर्स हैं उनको आपने रेफर नहीं करना जी। हाँ, जब नए प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो डेडलाइन डेफिनेटली बढ़ेगी। जब पूरा का पूरा एंगेजमेंट लेटर रिवाइज होगा तो जिस चीज की जरूरत होगी वो भी रिवाइज करेंगे। लेटर रिवाइज होगा, फीस का जहन में तो नहीं आ रहा कि जो प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया उसकी फीस वो नहीं आना चाहिए। हाँ, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए ये क्लाइंट तीनों रीजन बताएगा, लेकिन एक्सेप्टेबल है कि नहीं ऑडिटर की जजमेंट है, ये ऑडिटर की जजमेंट। हाँ, रिवाइज प्रोसीजर जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रिवाइज प्रोसीजर परफॉर्म करने का मतलब है कि अब जो न्यू एंगेजमेंट के लिहाज से प्रोसीजर जरूरी है वो परफॉर्म करेगा। न्यू एंगेजमेंट के लिहाज से जो प्रोसीजर जरूरी है वो परफॉर्म, और अगर इस न्यू एंगेजमेंट के लिहाज से कोई पुराना प्रोसीजर रेलिवेंट हो सकता है उसको यूज कर लेते हैं हम। रेफर नहीं करना, पुराने प्रोसीजर को रेफर नहीं करना या पुरानी रिपोर्ट को रेफर नहीं करना चाहिए।
जो ऑडिट क्लाइंट है वो मैनेजर के पास है रिवाइज करवाने के लिए, तो सर मैनेजर को क्या पता वो 2 वाउचर्स की वजह से आया। देखें अगर क्लाइंट मैनेजर के पास आया तो उसे क्या पता, हम रीजन पूछते हैं ना। हाँ तो अच्छा, प्रैक्टिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड क्योंकि आपको हर चीज डिटेल में नहीं पता, उसने रूल्स बताने हैं। प्रैक्टिकली आया मैं और क्लाइंट ने कहा सर मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप फौरन ओके कर देंगे। एग्जाम में तो इतना लिख के आगे चले जाते हैं ना, प्रैक्टिकली हम उससे पूछते हैं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, हालात का जायजा लेते हैं। बाज़ औक़ात रीजन ये होती है, प्रैक्टिकली क्लाइंट बताता ये है, तो हमने उसको कोरबोरेट करना होता है। मैनेजमेंट बिल्कुल अपनी टीम से पूछते हैं, डिस्कस करते हैं और सर्कमस्टेंसेस का भी जायजा लेते हैं, उसके बाद डिसीजन करते हैं। जी विड्रॉल कब प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल नहीं होता, 2 सिचुएशन, एक प्रैक्टिकल की एग्जांपल दे देता हूं, एक पॉसिबल की। इसके बाद तो नहीं पूछेंगे आप लोग, पूछेंगे नहीं पूछा। विड्रॉल कब प्रैक्टिकेबल नहीं होता, एक है प्रैक्टिकल है पॉसिबल। प्रैक्टिकेबल का मतलब आपने तकरीबन सारा ऑडिट कंप्लीट कर लिया, सारा ऑडिट कंप्लीट, 1-2 दिन रह गए, अब विड्रॉल प्रैक्टिकेबल नहीं है। अब विड्रॉल से बेहतर है डिस्क्लेमर की रिपोर्ट दे। पॉसिबल कब नहीं है, जब लॉ मना कर दे। कुछ एंगेजमेंट ऐसी होती हैं जो नॉर्मली हम गवर्नमेंट के साथ करते हैं ना एंगेजमेंट, उनमें लिखा होता है कि आप रिजाइन नहीं कर, हालांकि कंपनी लॉ इजाजत देता है ऑडिटर अगर अनविलिंग टू एक्ट हो तो रिजाइन कर सकता है, लेकिन सम टाइम गवर्नमेंट क्लाइंट्स होते हैं ना, उसमें कुछ सेंसिटिव नेचर की एंगेजमेंट्स होती हैं, तो उसमें पहले एग्री हो जाता है कि आप विड्रॉ नहीं करेंगे, रिजाइन नहीं करेंगे, तो उस सूरत में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो प्रैक्टिकल विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। इसमें पॉसिबल का ताल्लुक लीगल रिक्वायरमेंट से है, प्रैक्टिकेबल का ताल्लुक स्टेज ऑफ कंप्लीशन से है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन के कितना कंप्लीट हो गया, शुरू में या दरमियान में हो तो हमारे हम कर लेते हैं प्रैक्टिकेबल है, एट द एंड जाके विड्रॉ करना प्रैक्टिकेबल नहीं होता। चलिए अब ऐसा कीजिए, आपके पास 3 मिनट हैं, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव रीड कर लीजिए दोनों, इसके बाद हम पास पेपर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। जी पॉज कीजिएगा। जी अब जो कुछ आज हमने स्टडी किया उससे रिलेटेड ICAP की बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लस पास पेपर के कुछ अगर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करते हैं उनको। सबसे पहले क्वेश्चन 5, ये बुक्स वगैरह बंद कर दें। वैसे अगर किसी को क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, साइड पे बैठे या दूर, तो वो देख ले बुक से, वरना कोशिश करें सामने देखिए आप। लिस्ट ये ICAP का क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है और पास पेपर में से भी उठाया है। ICAP के क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन है मोर देन 90% या तो ICAP के पास पेपर्स के या ACCA के पास पेपर्स के। लिस्ट डाउन द प्रिंसिपल कंटेंट्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। प्रिंसिपल से क्या मुराद है, रिक्वायर्ड भी, और जो अदर्स वाले हैं वो भी प्रिंसिपल कंटेंट्स ही हैं, वो नहीं वो भी हैं, ये पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, वो दोनों में से कोई भी लेकिन पहले कौन से लिखने हैं, रिक्वायर्ड वाले। उसके बाद अगर आपको लगे मार्क्स ज्यादा है तो दूसरे भी लिखेंगे, क्योंकि वो भी इंक्लूड करते हैं जब रेलिवेंट हो। जब सर्कमस्टेंसेस, जब हमें पता चल रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम स्कोप को भी इलेबोरेट करेंगे, जरूर लिखेंगे। जब हमें पता है कि एक्सपर्ट को एंगेज करना है, क्लाइंट ने रीवैल्यूएशन करवाई है, तो उससे रिलेटेड भी मैनेजमेंट से एग्री करेंगे एंगेजमेंट लेटर में। तो चाहे इंपॉर्टेंट लिखा हो चाहे प्रिंसिपल कंटेंट्स लिखा हो, हम सिर्फ वो हम दोनों लिख सकते हैं। हाँ अगर लिखा हो ना रिक्वायर्ड, फिर सिर्फ वो वाले लिखिए जो हमारी लिस्ट है। हाँ यहाँ पे 1 नंबर का 1 पॉइंट अज्यूम करेंगे क्या मुझे, अच्छा बताइए सिर्फ लिस्ट करना है कि एक्सप्लेन भी करना है, लिस्ट करना, ठीक है। तो एक मेरे ख्याल में तो एक नहीं होगा, लिस्ट आइडेंटिफाई स्टेट का मतलब होता है हेडिंग सिर्फ। 0.5 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट होगा। तो मैं तो इसमें लाजमी, अगर मैं अटेम्प्ट कराऊंगा लाजमी प्रिंसिपल रिक्वायर्ड कंटेंट्स भी लिखूंगा और जो अदर कंटेंट्स है वो भी लिखूंगा। अच्छा वैसे एक आपके साथ एक शेयर करना चाह रहा था मैं, सम टाइम ना स्टूडेंट्स जब लिखते हैं ना, पेपर देते हैं, तो कुछ गलतियां करते हैं, जो कि कुछ गलतियां तो ऐसी होती है स्पेसिफिक, कुछ ऐसी होती है जो ज्यादातर क्लास के लिए रेलिवेंट होती है। क्या वो गलतियां मुझे क्लास में आपके साथ आपको दिखा देनी चाहिए? स्टूडेंट का नाम शो किए बगैर, आइडेंटिफिकेशन शो किए बगैर अगर किसी की कोई ऐसी गलती हो तो वो शेयर कर देना चाहिए, ठीक। क्योंकि एक जगह पे मुझे ये दिखा रहा था और लिखा हुआ था उसने था कि जी ऑडिटर विल बी डिसक्वालीफाइड, तो उसने लिखा था ऑडिटर विल बी डिसअपॉइंटेड। अब उनसे पूछ रहा था सर इसका क्या करना है, अब बताइए, अब मार्क्स देने चाहिए थे, हालांकि उसको कंसेप्ट पूरा पता है, बस जल्दी में किसी वजह से उसके जहन में नहीं वो लफ्ज बना जो है उसने लिख दिया। तो अगर डिसअपॉइंटेड इस तरह के अगर इशू आप ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए तो आपके साथ शेयर कर, आपको इतराज तो नहीं है, क्योंकि इसमें हो सकता है आपका अपना क्वेश्चन भी आ जाए।
लेकिन हाँ ये इंशाल्लाह आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं होगी, लेकिन ये रिस्क है कि आपका दोस्त आपकी राइटिंग पहचान ले और वो बाकी की क्लास को बता दे, ये रिस्क कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, रिस्क ले लीजिए। ठीक, लिस्ट द इंपॉर्टेंट मैटर डाटा रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटिंग एंगेजमेंट। रिपीट हो रहा है, अब देखिए आई कैप के क्वेश्चन बैंक में भी रिपीट हो रहा है, पास पेपर में भी रिपीट हुआ, पहले पास पेपर में, बाद में हर क्वेश्चन याद रखे जो आई कैप के क्वेश्चन बैंक पहले पास पेपर में आया हुआ है, बाद में क्वेश्चन बैंक में आया। क्वेश्चन बैंक बेसिकली पास पेपर का कॉपी बेस्ड है, इसके जैसे इंस्टीट्यूशन भी देखेंगे ना एज इट इज कॉपी बेस्ड। अगर आप क्वेश्चन बैंक की बजाय आई कैप के पास पेपर, जैसे सोल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लेना, ये ज्यादा बेहतर क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में उसने एग्जामिनर कमेंट्स नहीं डाले, मार्किंग स्कीम नहीं डाली, जबकि आई कैप की वेबसाइट से आपको ये भी मिल जाएगा। उसने क्या किया हुआ है, सिर्फ उसने पेपर डाउनलोड करके कुछ 3-4 उसको टॉपिक वाइज क्लास, बल्कि टॉपिक वाइज क्लासिफाई भी नहीं किया हुआ, बाकी के सब्जेक्ट्स में फिर भी चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन है, ऑडिट में तो उसने चैप्टर क्लासिफिकेशन भी नहीं की। मार्किंग स्कीम से आपको, अभी आप क्या कह रहे थे सर 6 लिखने हैं क्या, तो वहां पे लिखा होता है 1 पॉइंट लिखने के, कौन आपके सोल्यूशन में क्या चीज देख के उसने कितने नंबर दिए, मार्किंग स्कीम ये चीज है, क्या चीज देख के कितने नंबर दिए। हालांकि मेरी असेसमेंट के मुताबिक आई कैप की मार्किंग स्कीम इतनी अच्छी नहीं है, मैंने ICAW की मार्किंग स्कीम देखी है, देख के दिल खुश हो जाता है, एक एक लफ्ज के बारे में बताते हैं, ये लफ्ज लिखा है ना तो इसका हमने ज्यादा नंबर दिया। आई कैप नॉर्मली एक एक लफ्ज, वो क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं ना उन्हीं की थोड़ा डिटेल एलैबोरेशन कर देते हैं, लेकिन फिर भी काम की चीज है, आपको पढ़ना चाहिए आपको। 6 क्लियर। 7 an auditor may agree to change in terms of engagement provided there is reasonable justification for doing so। एग्री करते हैं। रिक्वायर्ड ए, लिस्ट द circumstances in which management may request auditor to change the terms of audit engagement। circumstances कौन सी थी बताइए, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, मिसअंडरस्टैंडिंग, शाबाश। बी, व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एक, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं, रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं। सी, लिस्ट द स्टेप्स दैट द ऑडिटर शुड कंसीडर इफ ही इज अनएबल टू एग्री टू चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। बताइए, ये वाले भी लिखने हैं हमने और ये वाले भी, कि सिर्फ राइट साइड वाले, सिर्फ राइट साइड वाले, शाबाश। क्योंकि उसने क्वेश्चन में अगर आप देखें ना तो उसने खुद से कहा है कि कौन से प्रोसीजर बताने हैं, व्हेन ही इज अनएबल टू एग्री। ठीक है, तो जब वो एग्री कर लेता है वो वाले प्रोसीजर नहीं बताने। क्वेश्चन में इस चीज का आपने बड़ा ध्यान रखना होता है कि कौन सा पोर्शन फिट करना है हमने, समटाइम सारे का सारा फिट करना होता है, समटाइम लेफ्ट वाला, समटाइम राइट वाला। क्वेश्चन में बहुत अहम होता है रिक्वायरमेंट पढ़ के डिसाइड करना कि कौन सा पोर्शन फिट करना है, समटाइम लेफ्ट वाला फिट करना होता है और समटाइम, ये सिर्फ एक कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा, ये आप आगे चल के और भी बहुत से कंसेप्ट आएंगे जिसमें कहेगा अगर ये सिचुएशन आ जाए तो ये करना है, वो सिचुएशन आ जाए तो वो करना है। पार्ट बी में नहीं, वो देखे, जब उसने उनका क्वेश्चन ये है कि सब जब सर उसने बता दिया कि जस्टिफिकेशन है नीचे या नहीं है, आई एग्री कर, तो फिर फैक्टर्स लिखने की क्या जरूरत है, फैक्टर्स पहले कंसीडर करते हैं ना, ये डिसीजन फैक्टर्स वाला पहले हुआ है। ये तो जनरल बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि इस ऑडिटर की बात की जाए, ये वैसे आपकी बात ठीक है, उसने जब ऊपर बता दिया तो नीचे नहीं लिखना चाहिए था, और अगर लिखा भी तो हम आसानी से नंबर ले सकते थे, ले हमें लिखा, ठीक, पेपर में नहीं पता चलता, ठीक। 7, discuss auditor's course of action when the client requests to change the existing terms of the audit engagement। लेफ्ट वाला लिखना है, राइट वाला लिखना है कि दोनों, लेफ्ट वाला राइट वाला के, when auditor accept, when does not accept के दोनों, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वेस्ट कह रहा है, ऑडिटर का एक्शन नहीं बता रहा क्या है, तो दोनों लिखेंगे। मार्क्स 3 है, समरी फॉर्म में लिख देंगे, मार्क्स वैसे कम है, ये रिसेंट, हाँ ये रिसेंट टाइम का, हाँ रिसेंट पेपर क्वेश्चन सही नहीं मार्क्स दिए उसने, लेकिन हाँ उसमें 3 रिक्वायरमेंट्स थी, 9 नंबर थे, हाँ बिल्कुल, इसमें 3, तो मैं खुद कह रहा हूँ इसमें मार्क्स, पिछले वाले में 2 नंबर ज्यादा थे, इसमें 3 नंबर कम है, लेकिन क्या करें, शेर जंगल का बादशाह, पता ही आपको मार्क्स। इसमें फिर क्या करना है, क्या एक को ही एक्सप्लेन कर दें कि दोनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें, दोनों के एक 2 लाइनें लिख दें।
You are the audit partner of Recon Furniture Private Limited, and this is the first year of audit of your firm. You were appointed as आखिरी क्वेश्चन है. You are appointed as item JFR 31 मार्च 2016. Signed engagement. अच्छा, engagement letter इंटरेस्टिंग. engagement letter कब साइन हुआ है? 7 अप्रैल 2016 को. अपॉइंट हुआ 31 मार्च को. फिर क्या हुआ? 31 मार्च 2017 का ऑडिट करना है. ऑडिट प्रोग्रेस में है. आज अज्यूम करें 10 अप्रैल है. अच्छा बताइए साइन कब हुआ था? आज क्या है? 3 दिन बाद. आप कह रहे थे ना 2-3 दिन बाद. 3 दिन बाद ही आ गया. 10 अप्रैल को. बोर्ड हैज रिक्वेस्टेड यू टू चेंज टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. बीइंग ऑडिट पार्टनर, व्हाट मैटर्स यू विल कंसीडर विद रिगार्ड टू दिस मैटर? सिर्फ मैटर लिखेंगे क्या कि ये भी लिखेंगे इफ एक्सेप्टेड तो क्या करना है, इफ नॉट एक्सेप्टेड? सारा 8 नंबर है. शाबाश. इतनी सी बात. आज का लेक्चर खत्म करते हैं. अल्लाह हाफिज.